Very good afternoon to all of you and welcome back in the biology of class 10, and we are doing chapter 9 I think, and it is a heredity and evolution. It is a heredity and evolution. ठीक है. So in this chapter we had completed the definition of heredity. Heredity क्या है वो हमने complete कर लिया था, और हम जो है start कर दिए थे मेंडल के क्रॉसेस के बारे में पढ़ना. तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था, उसका इंटरेस्ट क्या था वेरिएशंस के अंदर, कि वो जो वेरिएशंस देख रहा है ना कहाँ से आ रही है कैसे आ रही है, उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट जो था बहुत ज़्यादा था. तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं. किसके अंदर आता है ये? मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडेलियन इनहेरिटेंस. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो इसने क्या किया था, पी प्लांट को चूज किया था. एक प्लांट जो पी प्लांट था, ये पी प्लांट है, ये इसकी पॉड लगी हुई है, ये पी प्लांट है, दूसरा जो पी प्लांट था इट इज अ वेरी स्मॉल पी प्लांट. इसकी पॉड है, इसका फ्लावर है. ठीक है. दो पी प्लांट लिए थे. वन यू आर लुकिंग एट इट इज अ टॉल एंड सेकंड वन इज ड्वार्फ. ये इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन था. जो हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये है जीनोटाइप. इसकी एलील्स के अंदर जीनोटाइप्स प्रेजेंट होती है, और ये भी क्या है एलील्स. क्या है ये जीनोटाइप? किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टॉल को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ड्वार्फ. है ना. तो ये क्या है इसकी जीनोटाइप थी. अब देखो इसके अंदर हुआ क्या है, किस तरीके से क्या किया है इसने. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये क्या करेगा, हम कह रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएशंस आ रही है. वो किस लिए आ रही है? इसके साथ क्रॉस करवाएगा. क्रॉस कैसे? हम तो कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन होता है. तो क्रॉस कैसे करवाता है? तो इसने एक टेक्निक यूज की. इट इज इमैस्कुलेशन विच इज नोन एज इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन बोलते हैं. क्या है वो टेक्निक? जैसे ये एक पी फ्लावर है, क्या है ये? एक पी का फ्लावर है. ये इसका क्लोज फ्लावर होता है ना, तो ये क्लोज फ्लावर. अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो इसका फीमेल पार्ट और एक है इसका ये मेल पार्ट. तो ये क्या करता है, फोर्सेप की मदद से इस मेल पार्ट को रिमूव कर देता है. रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट, या हम कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ एंथर. एंथर का रिमूव होना. ये एंथर हमने बाहर निकाल दिया भाई साहब, और अब हमारे पास क्या बचा है? वी हैव ओनली दिस फ्लावर विथ फीमेल. नजर ही नहीं आ रहा, विजिबल ही नहीं है, ये तो लाइट से ही बनाना पड़ेगा. देखिए ये फ्लावर और सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है ना, ये प्रेजेंट है. तो
इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन, रिमूविंग ऑफ एंथर, रिमूविंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर्स इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, इमैस्कुलेशन। अब ये क्या करता है, दूसरे या तो टॉल वाले या ड्वार्फ वाले जिसके अंदर इसने इमैस्कुलेशन किया है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले पोलन ग्रेन्स लेके आ जाता है, पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देता है। ठीक है, ये डस्टिंग होगी। उसके बाद डस्टिंग होने के बाद ये क्या करेगा कि भाई बाहर से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये कर देता है बैगिंग। ये इसने बैग लगा दिया, किसका है, पेपर बैग, इसके अंदर खड्डे कर दिए। फिर यहाँ पे टैगिंग, टैग लगा दिया कि मैंने कब क्या, किसके पोलन ग्रेन्स डस्ट किए, कौन सा वाला प्लांट है, कौन से वाले कैरेक्टर, उसे हम कहते हैं टैगिंग। तो कर देता है टैगिंग। ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप। पहला स्टेप क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन कर दिया। सेकेंड स्टेप, डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन। थर्ड स्टेप क्या है, बैगिंग। फोर्थ स्टेप क्या है, टैगिंग। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है हाइब्रिडाइजेशन के। तो अब किसमें क्या क्या, एक तो हमारे पास है टॉल प्लांट, एक हमारे पास है ड्वार्फ प्लांट। देखो गैमीट्स बनाने पड़ते, पोलन ग्रेन क्या है, गैमीट्स है। तो ये तो है हमारे पास एलिलिक फॉर्म। इसके जब गैमीट बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी। इसके जो गैमीट बनेंगे, एक बनेगा स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी। अब क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस के लिए हम पुनेट स्क्वायर बोर्ड का यूज करते हैं, जिसमें अप एंड लेफ्ट साइड पे गैमीट्स का नाम लिखा जाता है। अब मैंने ये 2 गैमीट है, ये लिख दिए। लेफ्ट में भी 2 गैमीट है, ये लिख दिए। क्रॉस करवाने, इन दोनों का क्रॉस हुआ, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। तो हमारे पास 4 जो प्रोजेनी आई है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या रिजल्ट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। अब ये इसका, अब मेरे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आपके सामने एक जनरल कंडीशन रख रही हूँ मैं कि एक पेरेंट जो है वो बहुत ही लंबा है और दूसरा पेरेंट जो है वो छोटा है, बच्चे कैसे आएंगे, हम कहते हैं एवरेज हाइट वाले, है ना, एवरेज हाइट वाले। तो इसने भी ये सोचा प्लांट्स एवरेज हाइट वाले, क्योंकि एक तो कंप्लीट क्या है, टॉल है, और एक क्या है, ड्वार्फ है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, बच्चे कैसे आने चाहिए, एवरेज हाइट वाले। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि ये सारे के सारे टॉल आ गए, दे ऑल आर टॉल, सबके सब टॉल आ गए। टॉल क्या है, क्या है इसका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, दे ऑल आर टॉल। बट ये प्योर टॉल थोड़ी है, प्योर टॉल तो कैपिटल टी था, ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मिला है, तो ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है। सो मेंडल ने कहा हम जो सोचे वैसा तो होता ही नहीं है, कुछ नए रिजल्ट आ गया, एवरेज हाइट तो आई नहीं। इसलिए उसने अपना फर्स्ट जेनेटिक्स का लॉ निकाला, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। इट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ dominance. What say this law कि in
F1 generation of monohybrid cross in F1 generation of monohybrid cross there is always expression of dominant character. There is always expressions of dominant characters. This is known as law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से इसको जाना जाता है. वापस देखते हैं. देखो पेरेंट क्या लिए. देखो जो आपको बाहरी रूप से कैसे दिख रही है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, वो हम कहेंगे फिनोटाइप. मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. तो एक टॉल था, एक ड्वार्फ था. दिस वन इज टॉल, दिस वन इज ड्वार्फ. ये इसकी फिनोटाइप. अब हम लिख के कैसे बताएंगे. मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया तो ये जीनोटाइप हो गई. क्रॉस करवाया, ठीक है. गैमीट्स क्या बने, ये गैमीट्स बने. क्रॉस करवाया अब हमने. देखो एक बार ये इसके साथ क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये जो जनरेशन आई इसे हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन. दिस इज नोन एज F1 जनरेशन. F का मतलब होता है फिलियल. फिलियल 1 जनरेशन के अंदर आपको चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोजेनी है वो हाइब्रिड टॉल नजर आ रहे हैं. तो एक तो था लंबा टॉल, सेकेंड वॉज द ड्वार्फ. व्हाट इज द जेनेटिक एक्सप्रेशंस which is present in F1 generation. Which genetic expression or which expression of character is present in the F1 generation of monohybrid cross? कौन सा था, तो it was the tallness. तो that's why जो character अपने आप को F1 generation में represent करता है वो कौन सा character कहलाता है, dominant character. And the character which does not express itself in F1 generation is known as recessive character. तो यहाँ recessive character कौन सा हो गया, dwarfness वाला. Is it clear? dwarfness वाला क्या हो गया, recessive character. ठीक है. अब इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा है हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर चूज किया है. क्या, हाइट. हाइट चूज किया है और उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है. एक तो है टॉल और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ड्वार्फ. तो आया समझ में F1 जनरेशन. अब देखो इट लुक्स वेरी मैशी. दैट्स व्हाई हमने क्या पुनेट स्क्वायर बोर्ड यूज किया. ये वाला बोर्ड यूज किया ना तो सिस्टेमैटिक रिप्रेजेंटेशन देता है, बट इसके अंदर थोड़ा मैशी सा लुक आता है. अब ये तो हमारे पास F1 जनरेशन आ गई. फिर से देखो F1 जनरेशन में क्या है, सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी. अब वेंडल ने क्या किया कि चलो मैं F1 जनरेशन के बच्चों को ही एज अ पेरेंट यूज करूंगा. ये F1 जनरेशन थी तो इसने क्या किया, सेल्फिंग करवा दी. सेल्फिंग इन F1 generation. सेल्फिंग इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन के अंदर सेल्फिंग करवा दी मतलब उन्हीं के बच्चों को आपस में क्रॉस करवा दिया. तो बनाते हैं गैमीट. ये इसके दो गैमीट, ये इसके दो गैमीट. फर्स्ट कैपिटल टी, सेकेंड कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड
कैपिटल टी स्मॉल टी, फोर्थ स्मॉल टी। अब मैंने फर्स्ट लॉ से क्या सीखा है कि वही कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा जो डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, टॉल, तो उसके हिसाब से सारे टॉल आने चाहिए, सारे टॉल आने चाहिए। ये तो हमने पढ़ा, ये तो टॉल है, कैसा प्योर टॉल था ना, स्टार्टिंग में हमने इसी को लिया था। ये भी हम F1 जनरेशन में पढ़ के आ गए। ये कैसे थे, हाइब्रिड टॉल। और ये हमने एज अ पेरेंट चूज किया था जो कि था ड्वार्फ। तो फिर से देखो सिनेरियो क्या चलना चाहिए, वी विल गॉट टॉल, बट हुआ क्या, प्योर टॉल भी मिल गया, हाइब्रिड टॉल भी मिल गया, ड्वार्फ भी मिल गया। अब प्योर और हाइब्रिड तो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है, जीनोटाइप क्या लिख रहे हो, बाहर से देखने पे तो वो क्या दिख रहे हैं आपको, लंबे ही नजर आ रहे हैं, वो टॉल ही नजर आ रहे हैं, तो फिनोटाइप लिखते हैं इसकी। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे दिखते हैं, तो लंबे कितने, टॉल कितने, टॉल टॉल टॉल, तो 3 तो हो गए टॉल और 1 हो गया ड्वार्फ। तो रेशियो क्या है फिनोटाइप का, 3:1। जीनोटाइप देखते हैं हम, जीनोटाइप जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन 1:1, तो 1:2:1, ठीक है, दिस इज द जीनोटाइप। ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। अब मेंडल ने यहाँ पे दूसरा लॉ निकाला, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सारे लंबे आने चाहिए, लेकिन आए क्या, डिफरेंट डिफरेंट, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ जेनेटिक और सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, विच इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। जो है वो हमें देखना है कि मेंडल का सेकेंड so that was law of purity of gametes or law of segregation लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता है ये लॉ कि ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ईच गैमीट, ये कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट, मैं आपके सामने कैपिटल टी नाम लेके आती हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। तो ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन each gamete represent its purest form, each gamete represent its purest form, it is known as law of segregation or law of purity of gametes, ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये जो 2 लॉ जो हमने पढ़े हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें मिले हैं, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप का रेशियो क्या है, 3:1, जीनोटाइप का 1:2:1। तो ये 2 रेशियो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। अब थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ओके, बाय बाय।